अगर 12 का बात समझना है तो 11 का सेट थ्योरी जानना चाहिए, इसीलिए सबसे पहला चैप्टर हम लोग सेट थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, सेट तुम लोग 11th क्लास 10th क्लास में भी पढ़ चुका है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं सेट थ्योरी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जी सर। स्पेलिंग ठीक है ना, देख लो, ठीक ही होगा। हाँ देखो, सेट थ्योरी तुम लोग पढ़े हो, याद करो कि 10th क्लास में पढ़े थे सेट्स ऑफ नंबर, रियल नंबर, सेट्स ऑफ इंटीजर, सुने थे ना नाम, सेट्स ऑफ रैशनल नंबर क्यू से डिनोट करते थे, सेट्स ऑफ रियल नंबर को आर से डिनोट करते थे, सेट्स ऑफ इंटीजर को आई से डिनोट करते थे। तो देखते हो सबको कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहे हैं, मतलब कि सेट को कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर से। तो पहला सेट का डेफिनेशन है, लिख लीजिए, लिखो लिखो लिखो, इट इज द कलेक्शन ऑफ well defined object. It is denoted by capital letter. ठीक है, देखो, it is the collection of well defined objects. It is denoted by capital letter. मतलब भी समझो क्या होता है वेल डिफाइंड। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड मतलब होता है अच्छे से लिखा गया हुआ, जैसे कि कोई आदमी अच्छा से दिखता है, जैसे हम अच्छा से दिख रहे हैं ना, देखो तो नाक अपने जगह पे है, आंख अपने जगह पे है, ठीक है, बढ़िया से बाल ताल झाड़े हुए हैं। तुम लोग भी अपना घर में वो सही रेडी हो गए क्या, कंबल के अंदर घुसे हुए हो गए, है ना जी। तो ये वेल डिफाइंड क्या होता है कि अच्छे, समझ में आ रहा है निशान, जिस तरह तुम चादर के अंदर घुसे हुए होगे, आराम से पाउडर क्रीम बाल झाड़ करके लेटे हुए होगे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड होकर, अच्छे तरीके से लिखने का तरीका। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर कैसा होता है, या तो कैपिटल लेटर ए से डिनोट कर दिए, बी से डिनोट कर दिए, जो माने जेड तक डिनोट कर सकते हैं, जो इच्छा वही डिनोट कर सकते हैं। इसको हमेशा लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, जैसे लिख दिया 1 2 3 4, तो ये एक सेट बन गया जिसका ऑब्जेक्ट क्या है, 1 2 3 4। खटर खटर कौन कर रहा है जी, माइकवा बंद करोगे? हाँ ठीक है, इसको क्या है कि इसको कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहे हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे 1 2 3 4। अगर इसको चाहते हो तो ऐसा भी लिख सकते हो 2 1 3 4, दोनों एक ही चीज है, क्योंकि एलिमेंट को देखते हैं, एलिमेंट जो ऊपर दिख रहा है वही नीचे भी दिख रहा है, तो दोनों सेट एक ही कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा। ठीक है, तो सेट तब इक्वल होता है जब नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट जो दिख रहा है दूसरे एक सेट में, वही अगर एलिमेंट दूसरे सेट में भी दिखेगा तो उसको हम लोग इक्वल सेट बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसको हमेशा कर्ली ब्रैकेट, ऑर्डर मैटर नहीं करता। वाह, ये बहुत सही बात बोला है, ऑर्डर सेट में मैटर नहीं करता, तो इच्छा वही लिख दो, तो ये हो गया आपका सेट। इसको हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं, केमिस्ट्री वाला नहीं, केमिस्ट्री का एलिमेंट नहीं, मैथ का एलिमेंट। तो लिख लो नीचे में, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स। लिखिए, ऑब्जेक्ट ऑफ सेट्स आर कॉल्ड एलिमेंट। सेट के ऑब्जेक्ट को एलिमेंट बोलते हैं। यस, लिख लिया, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट हमको बताना है, थोड़ा सा ध्यान से देखो तो नंबर ऑफ एलिमेंट बता सकता है कि नहीं। इसे लिखेंगे, सेट ए दिया हुआ है 1 2 ए बी, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा इसमें? 4 4, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4 होगा। सेट बी दिया हुआ है 1 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा इसमें? 3 नहीं, ये सेट कहलाएगा नहीं। जब एलिमेंट रिपीट हो जाता है तो उसको हम लोग सेट बोलते ही नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा सेट कहलाएगा नहीं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो। यस, देखो भाई, इसमें कितना एलिमेंट है? 0। नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए। 8 हाँ, वाह, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, ये एलिमेंट का नाम है 0,
मगर एक ही एलिमेंट यहाँ पाया जा रहा है। यहाँ देखिए तो कितना एलिमेंट? null, जीरो। इसमें जीरो एलिमेंट है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नल null, सेट null, या फिर एम्प्टी सेट या फिर वाइड सेट बोलते हैं। वाइड समझते हो ना? वाइड मतलब खाली जगह होता है। और इसको या तो कर्ली ब्रैकेट लिखो या फिर इसको ऐसे लिखो। इसको क्या बोलते हैं? फाई। हिंदी में लिख दे रहे, देखो फाई बोलते हैं, फाई। ठीक है, इसमें कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाइएगा। कर्ली ब्रैकेट लगा दोगे तो एक सेट हो जाएगा, इसमें एक एलिमेंट पाया जाएगा, उसका एलिमेंट का नाम होगा फाई। इसको बिना कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है कि पूरा का पूरा खाली है इसे। तो नल सेट समझ में आ रहा है? सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट। जैसे कि अभी हम यहाँ से भाग जाएंगे, आपके कैमरा में कुछ नहीं दिखेगा, बोर्ड कबाड़ के फेंक देंगे, समझे ना? तो ये क्या बन जाएगा? वाइड बन जाएगा। ठीक है, इस केस में वाइड सेट। अभी क्या है? अभी एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट है। दीवार दिखेगा, बड़ी बढ़िया बात बोला। इसको भी दीवार भी तोड़ देंगे तो कुछ और दिखेगा क्या? क्लियर है? तो ये हो जाएगा नल सेट या एम्प्टी सेट या फिर वाइड सेट। बोलो, कोई दिक्कत? बोलो। हाँ। अगला बताइए, इसमें कितना एलिमेंट है? सेट पी दिया हुआ है 1 1 2 3। कितना एलिमेंट? चार एलिमेंट, दो एलिमेंट है। देखो इस ब्रैकेट के अंदर में है तो इसको एक ही एलिमेंट मानेंगे। आप बोलोगे कि ये दोनों तो रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है, मगर ये देखो ये अलग तरह का कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, तो ये सेट कब आएगा? इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा? 2 होगा। बात समझ में आ रहा है? इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा? 2 होगा। 1 1 भले ही रिपीट हो रहा है, मगर एक ही कर्ली के ब्रैकेट के अंदर में 1 1 नहीं है। ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये 1 है, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में ये 1 है, तो ये कर्ली ब्रैकेट एक से एक एलिमेंट हुआ और एक 1 लिखा हुआ है दूसरा एलिमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया? 2 हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? जैसे मान लो कि सेट सी लिख दिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 2 1 2। इस केस में ये सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि देखो जो चीज ये दिख रहा है वही चीज ये दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? सेम एलिमेंट है। क्योंकि देखो इसको अगर टोटल को ए मानेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 ए। मगर इसको टोटल को ए मानेंगे तो ये भी तो अपने यहाँ पे यही बन जाएगा, इसके ए हो जाएगा। इसीलिए ये सेट नहीं कहा जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? बोलो। यस सर। हाँ, ठीक है। अब आगे देखो, जैसे कि सेट सी दिया हुआ है, इसमें लिखा है 1 2 3। सबसे पहले याद करो, किताब में लिखते हो ना, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, लिखते हो कि नहीं? बिलोंग्स टू अमन, अनुराग, आदित्य, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ है कि नहीं जी? सो गया है? सर ठीक है, तो बिलोंग्स टू का साइन शायद बोल रहा भाग गया। बिलोंग्स टू को ऐसे लिखते, देखो सी लिख लो और बीच में इसका पेट फाड़ दो, इसको बोलते हैं हम लोग बिलोंग्स टू। ठीक है, तो देखो 1 किसका एलिमेंट है? पी का। 2 किसका एलिमेंट है? पी का। 3 किसका एलिमेंट है? पी का। तो लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू पी, 2 बिलोंग्स टू पी, 3 बिलोंग्स टू पी। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट मत देना, कर्ली ब्रैकेट मत देना, खाली नंबर लिखना, एलिमेंट का नाम लिखोगे 1 2 3। यहाँ तो 4 पाया नहीं जा रहा है, अगर 4 रहेगा तो 4 डज नॉट बिलोंग्स टू पी होगा। डज नॉट का साइन होता है, कैंसिल कर दो, बिलोंग्स टू लिखकर लिख लीजिए इसको। वन कॉमा 2 बिलोंग्स टू। अब बोलोगे यहाँ तो सर कर्ली ब्रैकेट मना किए थे, मगर इसका अपना ना कर्ली ब्रैकेट है, इसका अपना है ना जी? बोलो। हेलो जी सर। हाँ, इसका अपना है ना। इसको अगर ए मानेंगे टोटल को तो 1 कॉमा ए है, तो 1 बिलोंग्स टू क्यू होगा, तो ए बिलोंग्स टू क्यू होगा। ये क्या है? कर्ली ब्रैकेट 1 कॉमा 2। तो अगर इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट रहेगा तो उसको यूज करेंगे, मगर अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं रहेगा तो कर्ली ब्रैकेट अच्छा हमको नहीं लगाना।
सेट में बिलोंग्स टू जब भी साइन रहेगा ऐसा वाला तो कभी भी एक्स्ट्रा करली ब्रैकेट हमको नहीं लगाना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा? तो हाँ, अगला टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, टाइप दो तरह का ये प्राणी है, दो तरह का प्राणी है। प्राणी नंबर 1 पहला है फाइनाइट सेट और दूसरा इनफाइनाइट। नाम से पता चल जा रहा है इसका काम क्या है। फाइनाइट सेट मतलब कि ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे लिख देंगे 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर सकते हैं कि 4 एलिमेंट। इनफाइनाइट सेट में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते। कितना भी कोशिश कर लो, करेंगे कि स्टार्स इन द स्काई, आकाश में जितना तारा है काउंट कर सकते हो। हाँ, जिसे कह रहे हैं कि स्मार्ट लड़का, तो स्मार्ट लड़का इंडिया में कितना काउंट कर सकते हो? नहीं। ठीक है, जैसे कि हम भी अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, तुम भी समझते हो, सब आदमी अपने आप को स्मार्ट समझता है, खूबसूरत, हसीन, जवान सब समझता है। ठीक है निशान? हाँ, तो इसीलिए इनफाइनाइट सेट में हम एलिमेंट को काउंट वायरस है। ठीक है, तो उस केस में उसको काउंट करना मुश्किल है, तो उसको इनफाइनाइट सेट बोलेंगे या फिर सेट भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, मगर बोल देंगे कोरोना, कोरोना बोल देंगे तो फाइनाइट सेट हो जाएगा। एक तरह का वायरस हो, क्या हो गया? फाइनाइट सेट। बोल देंगे टोटल वायरस तो हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। बोलो कोई दिक्कत है? सेट को दो टाइप सर एक डाउट है सर। एक होता है फाइनाइट। बोलिए सर, अगर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 करके n तक जाएंगे तो फाइनाइट रहेगा या इनफाइनाइट? फाइनाइट रहेगा, n तक तो काउंट कर सकते हो ना। और अगर इन्फिनिटी कर देंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना? इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे रियल नंबर बोल देंगे इनफाइनाइट, ऑल रेशनल नंबर बोल देंगे इनफाइनाइट, ऑल इंटीजर बोल देंगे इनफाइनाइट। मगर अगर बोल देंगे अल्फाबेट्स तो फाइनाइट हो जाएगा। अल्फाबेट को काउंट कर सकते हो ना जी, 26 होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इनफाइनाइट सेट को हम लोग सेट बोलते ही नहीं, कि सेट है ही नहीं। जब उसको काउंट ही नहीं कर सकते तो सेट क्या रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया, एक हो गया इनफाइनाइट सेट और दूसरा हो गया फाइनाइट सेट। ये फाइनाइट सेट, एक इनफाइनाइट सेट। ये हो गया आपका सेट क्या? टाइप। अगला टाइप, अगला चीज है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। देखो, किसी आदमी को आइडेंटिफाई करने के लिए 3 तरीका है। या तो उसका नाम बोल देंगे तो पहचान लो कि हाँ उसके बारे में बोल रहा है, जिससे रोशन बोल दिए समझ जाएगा रोशन के बारे में। या फिर उसका प्रॉपर्टी बताएंगे, नाम नहीं बताएंगे। प्रॉपर्टी क्या बताएंगे? एक लड़का है, ठीक है, वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ता है, ऑक्सफोर्ड का क्या है, कौन है जी? हेड बॉय। हाँ, येलो बैच होल्डर। तो फटाक से पकड़ लेगा ना कि स्मार्ट सा, सुंदर सा, संस्कारी सा कौन लड़का है, तो फटाक से बोल देगा कि हाँ रोशन है। ठीक है, या फिर फोटो दिखा के भी बोल सकता है। फोटो दिखा देंगे, बोलेंगे पहचानो इसको, तो बोल देंगे कि रोशन है। तो 3 तरीके से सेट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला होता है डायरेक्ट नाम लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, आ जाएगा, किसी का फोन था। पहला होता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। और तीसरा होता है वेन डायग्राम। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? डायरेक्ट एलिमेंट का नाम लिखते हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट का नाम, नेम ऑफ एलिमेंट। सेट बिल्डर में प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। प्रॉपर्टी बताते हैं, नाम नहीं बोलते, नाम नहीं पता हमको, प्रॉपर्टी बताए थे। वेन डायग्राम में क्या है कि फिगर बनाते हैं, फोटो बना के देख लेंगे इस सेट कहां पे पाया जाता है। तो 3 तरीके से लिख लीजिए,
तीनों चीज लिख लीजिए। रोस्टर फॉर्म सबके बारे में पढ़ेंगे, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, वेन डायग्राम। रोस्टर फॉर्म में वी राइट द नेम ऑफ एलिमेंट, सेट बिल्डर में वी राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, वेन डायग्राम में वी ड्रॉ द फिगर ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट का डायग्राम बना देते हैं। लिख लोगे तो हाँ बोल देना। अब सारा में हम लोग डील करते हैं, पहला दूसरा तीसरा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहला आ जाए रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म तो डायरेक्ट आसान है। देखो रोस्टर फॉर्म लिख देना, जैसे ये लिख दिए AEIOU, देखो डायरेक्ट नाम लिख रहे हैं। सेट बी लिख दिए 1 2 3 4 5, सेट सी लिख दिए SCHOL, सेट डी लिख दिए 2 4 6 8 10, सेट ई लिख दिए 1 4 9 16 25। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म होगी। इसमें क्या किए हैं कि डायरेक्ट एलिमेंट का हम लोग नाम लिखते हैं। ठीक है, अब जितना भी है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बोलेंगे वो लिखना सीखेंगे। ठीक है, पर इसको लिख लीजिए, ये सारा क्वेश्चन को हम लोग सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर देंगे। लिख रहा है कि टुकुर टुकुर देख रहा है जी। इसमें एलिमेंट का नाम नहीं लिखेंगे, उसका प्रॉपर्टीज लिखेंगे। देखो सेट ए क्या दिया था, ए आई हुई ना। देखो लिखने का क्या तरीका है, इसको ऐसे लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स। इसको पढ़ने का तरीका है कि एक्स सच दैट एक्स, मतलब अर्थात हिंदी में आइए भाइयों और बहनों, आपको एक्स के बारे में हम लोग बताने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो मिस्टर एक्स है, तो पहला का आंसर ए आई हुई, तो लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स, एक्स बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो फटाफट पकड़ लोगे ना जी किसके बारे में बोल रहे हैं, बोलो। हेलो, हाँ ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो सेकंड सेट बी क्या दिया हुआ है, सेट बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। हाँ तो क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर है या फिर इंटीजर है, ऐसे लिख दे रहे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा ना जी। कह रहा है कि एक्स नेचुरल नंबर है और 4 या 4 से छोटा है, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। बोलो तीसरा क्या दिया हुआ है, हाँ लिख दे रहे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू लेटर्स ऑफ द वर्ड SCHOOL, क्योंकि दो ओ है इसलिए सिंगल ओ यूज किया तो सेट नहीं कहलाएगा। इससे पकड़ लो कि यहाँ किसके बारे में बोल रहा है, SCHOL के बारे में। अगला क्वेश्चन बोलो, नेक्स्ट।
क्या तुमने लिखा था क्या? वाह, वेरी गुड। राष्ट्रपति पुरस्कार दिलवाते हैं? अरे भैया चौथा ही पूछ रहे हैं सर। हैं? निशान 4 लिखा है सर, चौथा ही तो आप पूछ रहे हैं। हाँ, चौथा बताओ। 2 4 6 8 है क्या? 2 4 6 8 है क्या? है क्या है जी? सर आखिरकार हम ही को बोलना होगा। बोलो। हाँ लिखिए 1491625। उसके पहले 2 4 6 8 10 भी था। हाँ वो डी था सर, डी भी नहीं बताए इन लोग। नहीं, डी नहीं बताया। अरे कहा बोले। हाँ तो 2468 लिख लीजिए। ऐसे ही सकते, देखो तो x such that x equal to 2n, n belongs to natural number, n less than equal to 4, काम चलेगा? x 2n के बराबर है और n क्या है? नेचुरल नंबर जो 4 है उससे छोटा है, तो n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 होगा, 2 पुट करेंगे तो 4 होगा, 3 पुट करेंगे 6 होगा, 4 पुट करेंगे तो 8 होगा। तो ये तरीका ये है, आप तुम चाहो तो अपना तरीका से भी लिख सकते हो जैसा तुमको लग रहा है, मगर आंसर दोनों को सेम आना चाहिए। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, अगला है लास्ट में ई x सच दैट x बिलोंग्स टू n स्क्वायर। ठीक है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n लेस देन इक्वल टू 5। बात समझ में आ रहा है? n का वैल्यू 1 पुट किए तो 1 स्क्वायर हुआ, 2 पुट किए तो 2 स्क्वायर हुआ, 3 पुट किए तो 3 स्क्वायर हुआ, 4 पुट किए तो 4 स्क्वायर हुआ, 5 पुट किए तो 5 स्क्वायर हुआ। ठीक है? तो 25 तक आ जाएगा 1 4। तो ये तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका है। मिटा दें? लास्ट में है वेन डायग्राम में कैसे लिखते हैं। ठीक है? वेन डायग्राम, तो वेन क्या टाइप्स ऑफ सेट, तो आगे पढ़ाएंगे ना जी, अभी खत्म हो गया सेट। सबसेट में ना आएगा, सबसेट में ना आएगा प्रॉपर इम्प्रॉपर सेट। अच्छा, गड़बड़ा गया क्या? है? हाँ ठीक। अगला है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में सबसे पहले एक यूनिवर्स मानेंगे, इसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ये बॉक्स बना दिया, इसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। जैसे सेट ए दिया हुआ है 1 2 3, सेट बी दिया हुआ है 3 4 5 6। ठीक है? सेट सी दिया हुआ चाहे ए दिया है, अब कहेगा कि इसके अंदर में ये सेट को रिप्रेजेंट करो, तो ये कैसे करके बना दिए? यहाँ लिख दिया 1 2 3, ये सेट ए हो गया। अब सेट बी में देखो 3 4 5 6 है, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो 3 को तो कॉमन ले लेना जी, 3 हो गया। अगला क्या क्या बचा? 4 5 6, ये सेट बी हो गया। तो सेट ए में क्या दिख रहा है? 1 2 3 4, सेट बी में क्या दिख रहा है? 3 4 5 6। तो ये तुम्हारा ये यूनिवर्स है, इसको यू से डिनोमिनेट करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर ये सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है बाय वेन डायग्राम। इसको हम लोग वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। लिख लीजिए। मिटाए? तो सेट को रिप्रेजेंट करने का 3 तरीका हुआ। ठीक है? अब आगे पढ़ना ऑपरेशन ऑफ सेट। सेट में क्या क्या ऑपरेशन होता है? OPERATION ऑपरेशन।
इसमें सबसे पहले पढ़ना है यूनियन ऑफसेट। यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं, यू लिखते कैपिटल यू मगर बड़ा रहता है कैपिटल यू, ठीक है। इसको और भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ओ आर, और, ठीक है। यूनियन में क्या होता है कि दो सेट है, जैसे देखते हैं ना पार्टी का यूनियन बनता है, कहेगा दो पार्टी है उसका यूनियन बनाना है, तो यूनियन में क्या करते हैं उसका सारा आदमी को मिला के लिख देते हैं। जैसे कि ये दिया होगा सेट ए में 1 2 3 है, सेट बी में 4 5 6 है, अगर कह देंगे ए यूनियन बी, इसको क्या लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, सारा एलिमेंट को मिला के लिख देंगे, तो ये बन गया यूनियन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो और काहे लिखे हैं, क्योंकि देखो जो 1 है आइदर ए में पाया जा रहा है या फिर बी में पाया जा रहा है, हो सकता है दोनों में पाया जाए। हमें जो एलिमेंट यहाँ दिखेगा यूनियन में, तो या तो ए में पाया जाएगा या फिर बी में पाया जाएगा, ठीक है। इसको लिख लो ए यूनियन बी। बेटा नहीं लिख पाओगे तो वीडियो को रिवर्स करके देख लेना बाद में। जैसे देखो यहाँ पे ए दिया हुआ है 1 2 3 4, सेट बी दिया हुआ है 3 4 5 6, कर देगा ए यूनियन बी निकालने, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। मतलब 3 4 यहाँ भी दिख रहा है, 3 4 यहाँ दिख रहा है, मगर एक ही बार यूज करेंगे तभी ये सेट कराएगा, तो ये हो गया ए यूनियन बी, 1 2 3 4 5 6। मिटा रहे ये दोनों क्वेश्चन बना तो सेट ए में दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, सेट बी में दिया हुआ है 1 2 3, फाइंड ए यूनियन बी। एक सेट पी दिया हुआ है 1 2 3, सेट क्यू दिया हुआ है 4 5 6, फाइंड पी यूनियन क्यू। बताइए क्या होगा। सर ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 होगा सर। 1 2 3 4 5 6 नहीं होगा। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये सारा एलिमेंट इसी में पाया जा रहा है, ठीक है। तो उस केस में इसका जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट इसका जरूरत है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग ए लिख सकते हैं। यहाँ पे पी एंड क्यू में देखो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो टोटल हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। उस केस में मतलब दो ही तरह का एक्सट्रीम केस बन सकता है, या तो सारा का सारा एलिमेंट कॉमन या फिर एक भी कॉमन नहीं बना। अगर सारा एलिमेंट कॉमन बनेगा तो जो बड़ा सेट है वही आंसर हो जाएगा। अगर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं बचा है उस केस में दोनों का एलिमेंट को मिला के लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक्सट्रीम केस है, एक्सट्रीम केस, या तो पूरा एलिमेंट कॉमन या फिर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं। इससे क्वेश्चन आता है बेटा, इसको क्वेश्चन बनाइए, लिखिए सपोज A has 10 elements and B has 5 elements. Then find maximum and minimum number of elements possible in A union. बताइए। हाँ, मिनिमम होगा 10, मैक्सिमम होगा 15। कैसे होगा कि देखो
या तो हो सकता है कि सारा एलिमेंट कॉमन, मतलब इसमें 5 एलिमेंट है, ये पांचों एलिमेंट इसी में पाया जा रहा है, तो उस केस में जो आंसर होगा सेट ए ही हो जाएगा, तो 10 हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है कि एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं, मतलब इसका भी एलिमेंट लिखेंगे और इसका भी एलिमेंट, तो टोटल हो जाएगा 15। तो मिनिमम हो गया 10 और मैक्सिमम हो गया 15 एलिमेंट। ठीक है, बोलिए डाउट है तो बोलो, डाउट है ना? है यस सर, नो सर, अरे क्या बोल रहा है? यस सर, नो सर, डाउट नहीं है सर। ठीक है, देखो वेन डायग्राम में इसको कैसे बनाएंगे, यूनियन का, जैसे ये तो यूनिवर्स है ही बताना है, ये यूनिवर्स है, इसमें एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, ये सेट ए, ये सेट बी, तो ये पूरा जो रीजन हो जाएगा पूरा, इसको बोलेंगे हम लोग ए यूनियन बी। मतलब इस शेडेड रीजन में कोई भी पॉइंट लो, या तो ए में पाया जाएगा या फिर बी में पाया जाएगा, और लिखा है ना, तो आइदर इसमें कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करेंगे वो आइदर ए में पाया जाएगा और बी में पाया जाएगा, इसीलिए शेडेड रीजन को हम लोग बोलते हैं ए यूनियन बी। लिखे? यस सर। सेट कंप्लीट हो जाएगा, डीपीपी दे देंगे, डीपीपी बना लीजिएगा, उतना काफी है। ठीक है, ऐसे जो नहीं बनाया है 11th का एनसीईआरटी निकालिए और धनाधन बना लीजिए, उससे मोटा मोटी क्लियर हो जाएगा कि सेट क्या होता है। इसे देखो, इसका प्रॉपर्टीज है यूनियन का, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए होता है, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं जी, Yes, sir. कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अगला है ए यूनियन बी ब्रैकेट में यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट में बी यूनियन सी, क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव। हाँ सर। हाँ, ये दो लॉ को फॉलो करता है। इधर रहने दो आज के लिए, फिर रात में 9 बजे तो क्लास है ना तुम्हारा जी, साइड से सेट पढ़ाते रहेंगे।